थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में विशेष रोहा में हार्दिक स्वागत है। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रोहा में ये प्रोग्राम करने का हम भाग्य बना रहे हैं। रोहा जैसे महान शहर जहाँ श्री धावीर महाराज का देवस्थान है, जहाँ से आदरणीय सी.डी. देशमुख, आदरणीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जैसे महान व्यक्ति हुए, तो जोरदार तालियां मिले रोहा के लिए जो महान शहर है। जोरदार तालियां मेरे गुरुजनों के लिए जो यहाँ पे आज विशेष हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे मुख्याध्यापक महेंद्र सर यहाँ हैं। जोरदार तालियां मेरे सभी गुरुजनों के लिए। शाह मैडम है, जादव सर है, बेंद्रे मैडम किसी प्रोग्राम की वजह से आज मना जल्दी चले गए। यहाँ के जो बहुत मान्यवर हमारे बीच में आए हैं, वेदक डॉक्टर वेदक यहाँ मैं देख रही हूँ, ऐसे काफ़ी सारे मान्यवर आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और जोरदार तालियां मेरे माता पिता के लिए। पिताजी यहाँ बुक पर जाकर बैठ गए हैं, कहाँ 3 साल का बच्चा होगा, सुन रहे होंगे। मेरी मम्मी मेरे सामने है, तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए। और आप सभी को पता है ये दोनों प्राइमरी स्कूल टीचर थे और उसके बाद आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, तो इसीलिए उनके लिए बहुत जोरदार तालियां फिर एक बार होनी चाहिए। मैं समय की तरफ देख रही हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। हमने विशेष मान्यवरों का जो सत्कार समारोह यहाँ पे रखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि भारत में सब जगह जाती हूँ लेक्चर लेने के लिए, तो मुझे ऐसे लगा रोहा में भी मैं 10-15 मिनट कुछ आप सभी के साथ बातें करूँ। तो विशेष काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आने के बाद हमने बनाए। आज हमारे बीच में हमारे पनवेल ही नहीं, पूरे रायगढ़ के जैसे पनवेल है, पेन है, रोहा है, उरण है, काफ़ी जगहों के सेवा केंद्रों के जो संचालन करते हैं आदरणीय तारा दीदी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और बाकी अलीबाग से, रोहा से भी हमारे दीदियां यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी सारे बीके भाई बहने पनवेल से भी आए हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे शुभदा तो रोहाची है, ही हिंदीतून काय बोलते, गिरीश भाई हिंदीतून बोलले तो समझू शकता, लेकिन जो हमारे काफ़ी सारे पनवेल से भी भाई बहने आए हैं, शायद वो रोहा के बारे में ये सारी बातें मराठी में समझ नहीं पाते थे और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी हिंदी में ही बात करूं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 3 प्रोग्राम्स के लिए जब मैं ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आई, 2009 तक मैंने ओम शांति नाम भी नहीं सुना था और ना ही मैंने ब्रह्मा कुमारीज सुना था। लेकिन जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर जो है वो माउंट आबू में है और काफ़ी सारे विंग्स के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज आज कार्य कर रही है। जैसे मेडिकल विंग है, एजुकेशन विंग है, इंजीनियरिंग विंग है, वुमेंस विंग है। तो ऐसे एक मेडिकल विंग का जो कॉन्फ्रेंस था जिसके लिए पूरे भारत से डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, तो वहाँ मेरा जाने का सौभाग्य हुआ और वहाँ मैंने पहली बार सुना। जैसे मैंने आप सभी को पता है 10वीं में मैं यहाँ से 85 में बोर्ड में आई थी, रायगढ़ में फर्स्ट थी, बोर्ड में 20 नंबर था। उसके बाद फिर मैं 11th-12th पूना से हुआ, फिर मेरा जो मेडिकल ग्रेजुएशन है सब बॉम्बे से हुआ। नायर हॉस्पिटल से MBBS हुआ, KEM से मैंने MD किया और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मैंने 2 साल फेलोशिप किया। जो कैंसर आज महिलाओं में हम देखते हैं विशेष, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है और जैसे सर्वाइकल कैंसर, तो ऐसे कैंसर के ऊपर मैंने फेलोशिप ली। तो मुझे ये पता था ये सारी बीमारियाँ साइकोसोमैटिक है, माना हमारे साइकी में ओरिजिनेट होती है, हमारे मन में ओरिजिनेट होती है। और आज साइंस इन बातों को मानता है 80 to 85% जो बीमारियाँ हैं वो सारी हमारे मन में ओरिजिनेट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही मेरे स्कूल ने, ना ही मेरे हाई स्कूल ने, ना ही मेरे मेडिकल कॉलेज ने, ना ही मेरे टाटा हॉस्पिटल ने मुझे ये बताया कि वो मन क्या होता है, ये बीमारियां मन में कहाँ से होती है। क्योंकि जब तक हमने जड़ तक नहीं जाएंगे हमारी बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी। मुझे बहुत एक अच्छे से याद आता है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो मैंने कहा 2009 में मैं गई, तो वहाँ एक
एक प्रोजेक्ट में सुन रही थी, डॉक्टर सतीश गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट है, तो एक प्रोजेक्ट हमारा चलता है कैड प्रोजेक्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन प्रोजेक्ट। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है तो कैसे पता चलता है, क्या करते हैं हम सभी, एंजियोग्राफी करते हैं। और फिर कैसे पता चलता है उसमें 2 वेसल ब्लॉक है, 3 वेसल ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है। और फिर क्या ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में क्या किया जाता है कि आप सभी को पता है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी बाईपास। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई क्या है, पैसा होता है लेकिन डरते हैं कोई भी ऑपरेशन से, तो क्या बोलते हैं, मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को जो व्हीलिंग होते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल है, और शांतिवन जहाँ रेसिडेंशियल हमारा कॉम्प्लेक्स है। आप में से कितने हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू विजिट किया है? काफ़ी हाथ ऊपर जा रहे वैसे, लेकिन जो नहीं गए हैं आप जरूर विजिट करना। वहाँ पे 25,000 to 30,000 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, मतलब उतने लोगों की रहने की व्यवस्था हो जाती है। तो वहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है 7 डेज के लिए, और इनको क्या किया जाता है, 3 बातों के ऊपर गाइडेंस दिया जाता है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। और फिर उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, और उससे विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हमने इन लोगों को ठीक किया है। और ऐसे 1-2 केसेस नहीं है ना, 1-2 केसेस तो ठीक है, वो तो कुछ बात नहीं। कितने केसेस है, 1000-2000 भी नहीं, 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को एंजियोग्राफिकली डिटेक्टेड जिनको ब्लॉकेजेस है उनको हमने ठीक किया। और ये रिसर्च, सबसे बड़ा रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार ब्रह्मा कुमारीज के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं कर रही थी। दिस प्रोजेक्ट वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके हेड थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर कलाम कोई भी बात हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या? नहीं। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1998। तो मुझे क्या बताना है, वो डॉक्टर ने जो कोट किया था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ब्रह्मा कुमारीज में, तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, ये सब क्यों करना पड़ेगा? तो ब्लॉकेजेस जो है वो दिल में बाद में आते हैं, ब्लॉकेजेस पहले मन में है। जब तक हमने इस मन को नहीं ठीक किया, तो इसीलिए गिरीश भाई को हमने ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स दिया। क्यों? क्योंकि वो मन को ठीक कर रहे थे, मन को ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। तो यदि हम ये ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ ये ठीक करना ऐसे नहीं, बाकी सारी भी बातें हैं। जैसे महिलाओं के बारे में एक कोट ना मुझे बहुत पसंद आता है, आप सभी ने भी सुना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक महिला, एक माँ ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप सभी ने सुना है। तो जो ऐसी माताएं हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर को स्वर्ग बनाने वाली है, आपको लगता है वो अपना खुद का ध्यान रखती है? यहाँ काफ़ी सारी माताएं दिख रही है मुझे, आपको लगता है वो अपने खाने पीने का, सोने का, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, इसका ध्यान देती है? आपको लग रहा है? लग रहा है? काफ़ी लोग पीछे नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारी बीमारियां बढ़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली ये सारी बीमारियां बहुत बढ़ रही है। कितने हमारे आसपास हम सुनते हैं इनका हार्ट अटैक हुआ, इनको एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो विशेष 5 मिनट में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का, मुख का कैंसर और स्तन कैंसर, इसके ऊपर आप सभी का अटेंशन खिंचवाना चाहूँगी। ये जो 2 कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय का मुख कहा जाता है, जहाँ से डिलीवरी होती है बच्चे की,
अभी ये जो कैंसर है, आप सभी को पता है कि एकमात्र कैंसर है विश्व में जिसके लिए आज वैक्सीन अवेलेबल है। हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम बचाव कर सकते हैं। पता है कौन सा कैंसर है? ये है गर्भाशय का, मुख का कैंसर। हम सभी कोविड से बच गए। कैसे बचे? हम सभी ने क्या किया? कोविड के लिए हमने क्या किया? हमारे पास क्या है कोविड के लिए? वैक्सीन। अभी भारत पोलियो मुक्त हो चुका है कि अभी भी भारत में पोलियो के केसेस होते हैं? आप सभी को क्या लगता है? भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। कैसे हुआ पोलियो मुक्त? क्या किया हम सभी ने? वैक्सीन लिए। 2 बूंद है ना, वो हमारे आशा आंगनवाड़ी सेविका वो बॉक्स में लेकर वैक्सीन लेकर जाते हैं, 2-2 बूंद देते हैं और जिससे हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं। आप देखो किसी बच्चे को यदि पोलियो होता है उसका जीवन कैसे होता है। तो जोरदार तालियां मेरे वो आशा आंगनवाड़ी बहनों के लिए जो ग्रुप में जाते हैं, सभी को वैक्सीन देते हैं। तो वैसे ही गर्भाशय का, मुख का कैंसर दोस्तों हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास वैक्सीन है। आप में से कितने हैं जिन्होंने यह वैक्सीन खुद लिया है या अपने बेटियों को दिया है? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। देखो हार्डली 3 हाथ 4 हाथ मुझे दिख रहे हैं। तो हमें इसके बारे में पता नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरे सामने 300 लोग नहीं बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 300 into 10 3000। माना क्या करना है आप सभी को? एक को हेल्थ मैसेंजर बनना है। हर एक को पकड़ के 10 लोगों को बताना है। हो सकता है वो आपकी नेबर हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या आपके बिल्डिंग के होंगे, लेकिन हर एक को कौन बताएगा? थोड़ा लंबा हाथ ऊपर करे, थोड़ा फोटो निकालो। बोलेंगे हमने तो हाथ ऊपर ही नहीं किया था। थोड़ा लंबा हाथ ऊपर करे तो याद रहेगा कि हाँ मुझे 10 लोगों को जाकर बताना है। तो उसके लिए 2 तरीके हैं प्रिवेंट करने के। सबसे पहला है वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीन कौन ले सकता है? काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं कि ये इन्फेक्शन, ये कैंसर किस वजह से होता है। वो होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से। और उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये सिर्फ लेडीज़ को नहीं होता है, लेडीज़ जेंट्स दोनों को HPV इन्फेक्शन हो सकता है। 6 जगह का इन्फेक्शन और 6 जगह का कैंसर, ओरोफेरिंजियल, वल्वल, वजाइनल, सर्वाइकल, पिनाइल और अनल। इसीलिए लड़कों को भी ये वैक्सीन देना है। और देने का ये जो एज लिमिट है, लड़कों को देने का एज लिमिट 9 साल से लेकर 26 ईयर्स तक, और जो गर्ल्स के लिए देने का लिमिट है 9 साल से लेकर 45 ईयर्स तक। तो दोस्तों आपके जो भी लड़कियां बच्चे जो होंगे 9 साल के, आप जरूर इनको वैक्सीन लगाइए। जैसे बाकी सब वैक्सीन होते हैं वैसे ही ये वैक्सीन होता है। बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में हम इसे नहीं लगाते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद भी हम इसे लगा सकते हैं। अभी इसके कितने इंजेक्शंस लेने होते हैं? 9 साल से 15 साल तक हमें सिर्फ 2 इंजेक्शंस लेने हैं। एक इंजेक्शन लेने के बाद 6 मंथ्स के बाद दूसरा इंजेक्शन। और यदि कोई 45 ईयर्स तक है तो 15 ईयर्स के बाद 45 ईयर्स तक इसके 3 टीके लगते हैं। एक लगाया, फिर 2 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन अभी इंडिया में बनते हैं। जैसे कोविड सीरम ने बनाया तो वैसे ही सर्वावैक इंजेक्शन ये अभी इंडिया में बन रहा है। इसकी कॉस्ट एक इंजेक्शन की सिर्फ 2000 रुपीज़ होती है। अभी हम हमारे बच्चों को इतने बड़े बड़े मोबाइल देते हैं। कोई भी मोबाइल आज 5000 के नीचे तो नहीं आता होगा। तो 1 साल आप मोबाइल मत देना या ड्रेस मत देना, लेकिन बच्चों को और अपने जो भी घर में लेडीज़ हैं उनको आप वैक्सीन जरूर देना। तो ये वैक्सीन के बारे में आपको याद रखना है। और दूसरा है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। जैसे अभी हमें डायबिटीज़ है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं? शुगर टेस्ट करते हैं। वैसे ही HPV इन्फेक्शन, और ये हर एक को कैंसर नहीं होता है। HPV इन्फेक्शन होने के बाद यदि मेरी इम्यून पावर बहुत अच्छी है तो ये इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन तभी ज़्यादा समय तक कब रहता है? हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है। तो मान लो ये इन्फेक्शन, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है तो 8-10 साल रहता है बॉडी में, तब जाकर कैंसर होता है। तो ऐसे नहीं मुझे आज इन्फेक्शन हुआ और कल कैंसर होने वाला है। फिर भी हमारे पास इतना समय है
हम उसके बीच में यदि टेस्ट करेंगे तो कैंसर होने से पहले ही हमको पता चलेगा। और हमेशा क्या कहते हैं हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? वैक्सीन देंगे। चलो नहीं हुआ है लेकिन अर्ली डिटेक्ट तो कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। लेकिन अभी हो क्या रहा है, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। जब हम यहाँ पे अभी इतना समय भाषण कर रहे, कहीं ना कहीं महिलाएं उनकी जान चली जा रही है। जिस कैंसर के लिए आज हमारे पास वैक्सीन्स है जो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके वजह से हमारे महिलाओं की, माताओं की जान क्यों चली जानी चाहिए? क्या हमें इतना भी नहीं समझ में आता कि हम जाकर हमारा टेस्ट करें? क्या हम उतना भी खुद के लिए या हमारे पत्नियों के लिए नहीं कर सकते हैं? ये टेस्ट सिंपल होते हैं, जिसको कहते हैं पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट। कभी करना है 35 इयर्स के बाद हमें करना है, हर साल नहीं करना है, 5 साल के बाद करना है। चलो उतना भी नहीं, लाइफ टाइम में 2 टाइम। एक बार हमने 35 इयर्स में किया, फिर हमें 45 इयर्स में करना है। 500-600 का टेस्ट होता है, तो उतना तो हम जरूर कर सकते हैं। तो पहला है, क्या याद रखेंगे? वैक्सीन। दूसरा क्या याद रखेंगे? क्योंकि आप सभी को जाकर बताना है, सिर्फ यहाँ भगवान ने 2 कान दिए, यहाँ से सुना वहाँ से निकाला नहीं। दूसरा है, आप खुद ने नहीं किया है तो आप कोई भी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एडमिशन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई दर्द नहीं। जैसे सिंपल इंटरनल चेकअप होता है वैसे चेकअप होगा, और जिससे आपको वो टेस्ट 5 मिनट में हो जाएगा। फिर भी आज भारत में 1,20,000 नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के हर साल नए केसेस हम डिटेक्ट करते हैं, और उसमें से अनफॉर्चुनेटली 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है जो कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि हम लास्ट डिटेक्ट करते हैं। चलो कैंसर हो भी गया, पहले तो नहीं होना चाहिए, दूसरा अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हो भी गया तो भैया जल्दी डिटेक्ट करो, स्टेज 1 में डिटेक्ट करेंगे। आज हमारे पास पूरा ऑपरेशन है, पूरा रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हम 100% ठीक कर सकते हैं, 100%। लेकिन कब होगा? जब हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, स्टेज 1 में डिटेक्ट करेंगे। इसीलिए ये 2 जो बातें हैं, पहला क्या है? वैक्सीन। दूसरा क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। इसीलिए मैंने ये प्यारा सा सॉन्ग बनाया है ना, कैंसर मुक्त रहे नारी। क्यों कैंसर होना चाहिए? एटलीस्ट जो कैंसर्स के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स प्रिवेंट करने के लिए अवेलेबल है। दूसरा जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये नंबर 1 कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर अभी तक नंबर 1 था, थोड़े सालों में ये सब अवेलेबल हो चुका, नंबर 2 हो गया है अभी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हम प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये तो खुद चेकअप कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे भाई भी हैं, आपको जाकर बताना है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। एक जैसे बाकी सब मेरा हाथ है वैसे ही वो एक टिश्यू है, उसको हम यदि अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो कैंसर भी होता है तो 99-100% क्योर हो सकता है। जब थोड़ा सा स्प्रेड होता है हमारे जैसे एक्सिला में चला जाता है तो भी 85% क्योर रेट है। जब लास्ट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तब 25% सर्वाइवल रेट, तब डेथ होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत में हर साल 1,80,000 नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं, और 90,000 50% महिलाओं की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। अभी ब्रेस्ट को हम खुद चेक कर सकते हैं। तो 3 बातें याद रखनी है। कैसे चेक करेंगे? 25 इयर्स के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर एक लड़की महिलाओं को 25 साल के बाद खुद ब्रेस्ट चेकअप करना सीख लेना है। बहुत सिंपल है, हर दिन नहीं करना है, महीने में एक बार आपको पीरियड खत्म होने के बाद चेक करना है। कोई गठान है, कोई स्वेलिंग है, सूजन है, रेडनेस है, डिस्चार्ज आता है, पानी आ रहा है, तो आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना है। कुछ भी नहीं है, 35 इयर्स के बाद डॉक्टर्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और 40-45 इयर्स के बाद सोनोग्राफी ब्रेस्ट का या एक्सरे मामोग्राफी आपको करना है। सिंपल टेस्ट है, इतना ही करना है।
तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। जब तक हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, हम चेकिंग नहीं करेंगे, तो ये केसेस हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सभी केसेस है ना, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा बताइए? आप सभी को पता है, मुझे कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। 3 बातें। पैर हमारे क्या हो गए हैं? अभी ठंडे हो गए हैं। पैरों को क्या करना है? गरम। पेट को क्या करना है? नरम। सिर को क्या करना है? ठंडा। उल्टा हो गया, ये गरम हो गया और ये ठंडे हो गए। क्या करेंगे? पैरों को क्या करेंगे? गरम। पेट को क्या करेंगे? नरम। सिर को क्या करेंगे? ठंडा। पैरों को गरम कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? पाठी घेऊन घासायचा नाहीये पाय, गरम करायला सांगितलं असं नाही बोलायचं. काय करायचंय? वॉकिंग करायचंय, चालायचंय, एक्सरसाइज करायचंय. पेट को गरम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा डाइट पे ध्यान देंगे. क्या अवॉइड करेंगे? क्या नहीं होना चाहिए हमारे खाने में? 4 वाइट पॉइजन्स कौन से बताइए? पहले क्या है? वाइट पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, मैदा है ना, जो भी मैदा के प्रोडक्ट्स है, और घी, ऑयल, ये सारा वाइट है। और एक वाइट जो है ना, वो पॉइजन नहीं, लेकिन उसको भी कम करना है। और वो कौन क्या है? राइस है ना, क्योंकि हमारे खाने में राइस बहुत कम आना चाहिए। जितना ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगा, उतने हमें काफ़ी सारी बीमारियां होगी। तो ये हमारे खाने में कम आना चाहिए। फिर हमारे खाने में और क्या कम करना है? नॉनवेज डाइट, फास्ट फूड, ये सारा कम होना चाहिए। प्रिफरेबली जो भी अभी मैं यहाँ जो ग्रुप देख रही हूँ 35+ है, हम सभी को है ना 2 टाइम्स मील लेना चाहिए। मॉर्निंग 10 बजे लिया, शाम को 5-6 बजे लिया। इससे क्या होगा? और ये मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, नोबेल प्राइज हुआ है, इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला है। रात से 6 बजे के बाद से मॉर्निंग 10 बजे कितना घंटा हो जाता है? 16 आवर्स। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? अपने सेल्स को खाने के लिए चाहिए। तो ये सेल्स क्या खाएंगे? मेरे शरीर में जो डेड सेल्स बनते हैं, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, ये सारा वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा? नेचुरली मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। और दूसरा क्या याद रखना है? जितना आप प्लेट धोएंगे, प्लेट धोने के लिए आप सिंपल पानी से यदि प्लेट धुल जाती है, क्योंकि आपका पेट भी तो धुलाई होना है, तो वैसे ही पेट भी साफ हो सकता है। यदि प्लेट धोने के लिए आपको चाहिए विम बार, विम लोशन, तो उतना फिर आपका पेट के अंदर कौन सा विम बार जाएगा? नहीं जा सकता है ना। तो क्योंकि क्लीन बॉडी इज इक्वल टू इम्यून बॉडी। जितनी आपकी बॉडी क्लीन होगी, उतनी इम्यून पावर भी अच्छी होगी और आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो जितना हो सके हमारे खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये हमारे खाने में होना चाहिए। और प्रेफरेबली जितना 2 टाइम मील ले सकते हैं। तो ये हो गया पेट के लिए। अभी सिर के लिए क्या करना है? सिर क्या रखना है? सिर क्या रखना है? ठंडा रखना है। कैसे रखेंगे ठंडा? एक तो गहरी नींद आनी चाहिए, है ना, साउंड स्लीप होनी चाहिए। और अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, वो छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए नहीं था, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। यदि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन, आगे आप कंप्लीट करना, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, वो हम सभी के लिए। यदि हम इसको फॉलो करेंगे, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें दादी थे, दादी प्रकाश मणि, आदरणीय दादी प्रकाश मणि, वो हमेशा कहते थे 10 तो बस। तो हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और दूसरा, हमें मेडिटेशन करना है, जो गिरीश भाई ने आप सभी को प्रैक्टिकली कराया। साइंटिफिक इसका बेसिस क्या है? जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है कि आप, मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल से स्टाफ भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। पहले काफ़ी गुस्सा करती थी, है ना, जैसे हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत गुस्से से इंस्ट्रूमेंट भी अभी कभी कभी हम लोग फेंक देते थे, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल से ट्रेन होकर आए थे। फिर यहाँ तो उतने एजुकेटेड और ट्रेन स्टाफ नहीं रहेंगे, तो जो भी है, लेकिन काफ़ी हद तक गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप खुद के मन को ट्रेन करते हैं। मेडिटेशन इज़ व्हाट? इट इज़ द हीलिंग ऑफ द माइंड। जैसे मेडिसिन हम क्या करते हैं? शरीर को ठीक करते हैं, तो मेडिटेशन क्या करता है? अपने मन को ठीक करता है। मना क्या? जैसे गिरीश भाई बोल रहे थे, अभी आप कितना भी वहाँ से गाली देंगे, गिरीश भाई हमेशा खुश रहेंगे।
क्योंकि वो उन्होंने मन को ट्रेन किया। अभी जैसे क्या होता है, मान लो अभी यहाँ पे दो बैठे हैं, है ना, सीमा बैठी है, अंजू बैठी है, और दो अंजू हो गए। हमारी दीदी का नाम भी अंजू है, और उनके पीछे कौन बैठे हैं? अंजू के पीछे आपका नाम क्या है जी? हाँ, तेजल बैठी है। तो तीन बैठे हैं, एक है सीमा, दूसरी अंजू और तेजल बैठी है। और मान लो कि इनके जो भी है ना टीचर्स है, मान लो ये सभी, और इनको कोई प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक ने कुछ काम दिया था, लेकिन अभी उन्होंने कोशिश की थी, कंप्लीट नहीं हो चुका, तो सर ने बुलाया या मैडम ने बोला, जो भी उनको बताया कि ऐसे ऐसे नहीं हुआ कंप्लीट, या जो थोड़ा सा डांटा, तो क्या हुआ, सीमा जो थी ना उसने रोना चालू किया, मना वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, बाहर गए सर के सामने नहीं। अंजू जो थी ना उसको बहुत गुस्सा आया, समझते क्या अपने आप को, और जो तेजल थी वो स्टेबल रही। तो इससे क्या हुआ, अभी जब तीनों का जो रिस्पॉन्स था, एक ही व्यक्ति था, एक ही परिस्थिति थी, तो तीनों का रिस्पॉन्स भी एक होना चाहिए था। माना इसका मतलब क्या कि उस परिस्थिति पर, उस व्यक्ति पर वो रिस्पॉन्स नहीं डिपेंड कर रहा है। वो विचार किसकी रचना है? विचार किसकी रचना है? सर की रचना है, परिस्थिति की रचना है, किसकी रचना है? विचार मेरी रचना है। और जो विचार मैं करती हूँ, मेरी एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ से हार्मोन्स रिलीज करती है, मेरे शरीर में जो जीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, मेरा हार्ट, मेरा सब सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मेरी इम्यून सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो ये नहीं सोचती कि अरे नहीं सर ने डांटा था ना इसीलिए तो ये रो पड़ी, सर ने डांटा था इसीलिए इसने गुस्सा किया, नहीं, उसको इम्यून सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, हार्ट को, किडनी को ये समझ में नहीं आता है। वो इनवॉलेंटरीली यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होंगे। यदि आप खुश हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप खुश हैं, स्टेबल रहते हैं, तो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। आप खुश है, स्टेबल है, तो जीन्स, क्योंकि हम सभी के शरीर में दोनों टाइप के जीन्स होते हैं, एक है डिसीज कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग, और दूसरे है डिसीज प्रिवेंटिंग, कैंसर प्रिवेंटिंग। वो डिपेंड करेंगे कि यदि मैं खुश हूँ, स्टेबल हूँ, मेरे जो डिसीज कॉजिंग जीन्स, माना डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स, कैंसर प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन होते हैं, और मेरे डिसीज कॉजिंग, कैंसर प्रिवेंटिंग कैंसर कॉजिंग जीन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। और इसीलिए फिर डिपेंड करेगा कि मुझे बीमारियां होगी या नहीं होगी। और इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन करना, समझना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, पर स्थिति कहा जाता है, वो स्थिति कहाँ है, बाहर है, वो मेरी स्थिति नहीं है। मेरी स्थिति क्या है, स्वस्थिति। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति बदल जाएगी। हम क्या बोलते हैं, ये ठीक होगा, सर ठीक होगे, ये सिस्टम ठीक होगा, परिस्थितियां ठीक होगी तो मैं ठीक, नहीं, बाहर कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपको ठीक होना है। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो स्व की स्थिति, स्व माना कौन, मैं कौन, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये मेरा जैकेट है, ये मेरा ड्रेस है, तो ये मेरा बोलने वाला कौन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो है मैं, स्व आत्मा, वो एनर्जी है। और इस एनर्जी के वो कंपोनेंट्स है, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, ये बाहर नहीं है। हम क्या बोलते हैं, मैं माथेरान में जाऊंगा, महाबलेश्वर में जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, शांति वहाँ नहीं है, प्यार वहाँ नहीं है, खुशी वहाँ नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। स्व को जानना यही ज्ञान है, लेकिन हमने स्व को जाना ही नहीं। तो स्व माना मैं आत्मा और मम शरीर। तो मैंने 3 बार ओम शांति आप सभी से बुलवाया। ओम माना परमात्मा ने कहा, ओम का मतलब सिंपल है, ओम माना मैं आत्मा और मम शरीर। ओम शांति फर्स्ट टाइम बोलते हैं, बाहर कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला है, मुझे याद करना है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बार जब भी हम ओम शांति बोलते हैं, हमें याद करना है परमात्मा को, जो शांति का सागर है, वो मेरा पिता है। टाइगर का बच्चा कौन होगा आप बताइए, कुत्ता होगा क्या? टाइगर का बच्चा कौन होगा? टाइगर होगा। सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन होगा? सर्वशक्तिवान होगा। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं।
सर्वशक्तिमान का बच्चा है हम। मैं पावरफुल हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कोविड से क्या डरना है, जो भी उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। कोविड में ज़्यादा डेथ कोविड वायरस से नहीं हुए। एंगर, फियर, ये जो दो वायरसेस है जो हमें बीमारियों से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हमें उसके लिए कंट्रोल करना है और उसके लिए स्व का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने स्व को जाना तभी हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं इसका राजा बनता हूँ, परमात्मा ने आज कहा आप मेरे राजा बच्चे हो, आप राज दुलारे हो, आपको राजा बनना है। किसका राजा? दूसरों के ऊपर नहीं राज्य करना है, खुद के ऊपर राज्य। जब मैं राजा बनता हूँ तो ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में आ जाती है। इन आंखों से क्या देखना है, इन कानों से क्या पढ़ना है, मुख से क्या बोलना है, इन हाथों से क्या कर्म करने हैं, कौन से राह पर मुझे चलना है, ये सारा कंट्रोलिंग पावर मेरे पास आ जाती है। जब मैं राजा मन बुद्धि संस्कारों का राजा बन जाता हूँ। ये शरीर अलग, जैसे शरीर की कर्मेंद्रियां है, आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा कार्य करती है, मन बुद्धि और संस्कार। मन से हम सोचते हैं क्या सोचना है, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं क्या निर्णय लेना है, क्यों पूछना है, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। अरे भैया तुम राजा हो खुद के, तुम खुद निर्णय लो। और जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मन बुद्धि संस्कारों की मैं राजा, मेरे कंट्रोल में, कर्मेंद्रियों की मैं राजा, इस शरीर का भी मैं मालिक बन जाता हूँ। और इसीलिए मुझे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से मैं राजा हो गया, मैं सुख शांति खुशी प्यार से भरपूर, यहाँ से खुशी के हार्मोन्स रिलीज हो गए, मेरे अच्छे जीन्स एक्टिवेट हो गए, इम्यून पावर पावरफुल हो गई, शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ बनेगा। जब मैं खुश हूँ, शांत रहती हूँ, प्यार से भरपूर, तो रिलेशंस कैसे होंगे, संबंधों में क्या आएगा, मधुरता आएगी। तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब हम ऐसे बनते हैं तो हमारे घर का वातावरण, आप देखो इतनी गर्मी में भी गर्मी लग रही है क्या, कितना अच्छा वातावरण है। जोरदार तालियां प्रकृति माँ के लिए, कितना अच्छा वातावरण निर्माण किया है। तो क्या हम यहाँ पे वो निर्माण कर सकते हैं जिससे क्या होगा, मेरा मैं खुश, मन खुश, दूसरा क्या होगा, शरीर स्वस्थ, तीसरा क्या